स्वागत है आप सभी का स्मार्ट आईएएस क्लासेस में एक बार फिर से। आज हम लोग संविधान का भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र के विषय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अध्ययन करते हैं किसका, भारत के संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य एवं उसके क्षेत्र के विषय में अध्ययन करते हैं। उसके क्षेत्र के विषय में अध्ययन करते हैं। इसका उल्लेख किस भाग में है? भाग 1 में है। भाग 1 में किसका उल्लेख है? भारत के संघ राज्य और उसके राज्य क्षेत्र के विषय में वर्णन कहाँ पर है? भाग 1 में। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णित है? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक किसका वर्णन है? भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्र के विषय में। इससे संबंधित प्रश्न कैसे बनेंगे? इतने ही तथ्यों से प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे? संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र का। दूसरा प्रश्न बनेगा, संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किस किस अनुच्छेदों में है? तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में है। तीसरा प्रश्न बनेगा कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक किस भाग में उल्लिखित है? भाग 1 में उल्लिखित है। या संघ राज्य क्षेत्र किस भाग में उल्लिखित हैं? भाग 1 में उल्लिखित हैं। इस प्रकार से इससे प्रश्न बनेंगे और इसी का हमको अच्छे से अध्ययन करना है। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 1। सबसे पहले देखना हम लोगों को क्या, अनुच्छेद 1। एक अनुच्छेद का वर्णन करेंगे अच्छे से और उसे समझेंगे। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। संघ का मतलब, संघ के दो अर्थ होते हैं, एक को यूनियन कहते हैं और दूसरे को फेडरल कहते हैं। यूनियन और फेडरल दो नाम से जानते हैं। जो यूनियन है इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें अगर कोई राज्य सम्मिलित हो जाएगा तो इससे अलग नहीं हो सकता है, अर्थात ये किसी संधि अथवा समझौते द्वारा किसी राज्य को नहीं जोड़ता है। यूनियन एकता से जुड़ा हुआ होता है, वो स्वयं अलग नहीं हो सकता है। लेकिन फेडरल में क्या होता है, ये किसी संधि अथवा समझौते द्वारा इसमें राज्य जोड़े जाते हैं, संधि अथवा समझौते द्वारा जोड़े जाते हैं, जिसके कारण कोई भी राज्य चाहे तो अपने देश से अलग हो सकता है। और यूनियन में ये एक संप्रभु गणराज्य की व्याख्या करता है, मतलब इससे कोई राज्य चाहे तो वो अलग नहीं हो सकता है और ये किसी संधि अथवा समझौते से नहीं जुड़ा होता है। आशा करते हैं यूनियन और फेडरल आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे यहाँ पर यूनियन शब्द का यूज किया गया है संघ के लिए, ना कि फेडरल शब्द का यूज किया गया है। फेडरल शब्द का यूज कहाँ पर किया गया है? फेडरल शब्द का यूज यूएसए में किया गया है। कहाँ पर? यूएसए में, संयुक्त अमेरिका में किस चीज़ का यूज किया गया है? फेडरल। वहाँ पर 50 स्टेट जो हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने स्टेट हैं? 50। इन 50 स्टेट में अगर कोई स्टेट चाहे कि हमें अलग होना है तो वो अलग हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पर कोई स्टेट चाहे कि हमें भारत से अलग कर दो तो ऐसा नहीं है। तो भारत राज्यों का संघ है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 1 में वर्णित है। ये कहता है भारत राज्यों का संघ है, अर्थात राज्य मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? संघ का। और उस संघ का नाम क्या है? संघ का नाम क्या है? भारत। भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया। संविधान में केवल संघ के लिए 2 शब्दों का ही उल्लेख हुआ है। यह प्रश्न पूछा गया है, कौन कौन से शब्द? एक भारत और दूसरा इंडिया। और ना ही इसमें हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हुआ है, ना तो आर्यावर्त शब्द का प्रयोग हुआ है, ना तो ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग हुआ है। केवल भारत और इंडिया ही शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में संघ के लिए किया गया है। देश के लिए केवल भारत और इंडिया शब्द का ही उल्लेख मिलता है। तो भारत राज्यों का संघ है, किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अब अनुच्छेद 1 की बात करें तो इसमें कई सारे राज्य जोड़े जाते हैं। मुख्य रूप से उनको 3 भागों में डिवाइड करते हैं जो राज्य जोड़े गए हैं। कौन कौन से राज्यों को कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 3 भागों में। कौन कौन से भाग? एक में तो जो संघ राज्य क्षेत्र होंगे,
राज्य क्षेत्र होंगे उन्हें जोड़े जाएंगे। दूसरे में यूनियन टेरेटरी, यूनियन टेरेटरी तीसरे को जो अर्जित किए गए हों, जो राज्य अर्जित किए गए हों उन्हें भी किस में शामिल किया जाता है, राज्यों में अपने शामिल किया जाता है। किसको किसको, राज्य क्षेत्र, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है या मध्य प्रदेश राज्य है या कोई और राज्य क्षेत्र हो तो उनको भी किस में शामिल कर लिया जाएगा, अपने राज्य क्षेत्र में शामिल कर लिया जाएगा। जितने भी यूनियन टेरेटरी होंगे, केंद्र शासित प्रदेश होंगे, उनको भी किस में शामिल किया जाएगा, अपने राज्य क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। अर्जित क्षेत्र, अर्जित क्षेत्र का मतलब ये हुआ कि अगर हमको अपने देश के बाहर विदेशी क्षेत्र को शामिल करना हुआ, युद्ध के द्वारा हम जीते हों या किसी संधि द्वारा उस क्षेत्र को अपनाए हों, तो उस क्षेत्र को अगर भारत में शामिल करना हो तो उसको किसके द्वारा अर्जित करेंगे, अर्जित किए गए क्षेत्र में एक प्रावधान किया गया है उसको भी राज्य में शामिल कर सकते हैं। इस प्रकार से इन तीनों प्रावधानों के द्वारा किसी भी राज्य क्षेत्र को अपने राज्य में शामिल कर सकते हैं। एक क्या, राज्य क्षेत्र, दूसरा यूनियन टेरेटरी, तीसरा अर्जित क्षेत्र। इसके माध्यम से हम किसी राज्य क्षेत्र को अर्जित कर सकते हैं। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 2 में बताया गया, अनुच्छेद 2 में कहा गया कि भारत के बाहर जो विदेशी क्षेत्र हैं या विदेशी क्षेत्र हैं उनको अगर शामिल करना हुआ, कौन से क्षेत्र, विदेशी देशों के क्षेत्र, विदेशी क्षेत्रों को अगर शामिल करना हुआ या नए राज्य का निर्माण करना हुआ, नए राज्य का निर्माण करना हुआ या उनके सीमा में परिवर्तन करना हुआ तो किस प्रकार से करेंगे, इसका वर्णन कहाँ पर है, इसका वर्णन अनुच्छेद 2 में है। कहने का मतलब अगर ये भारत है, इसके बाहर के क्षेत्र से अगर कोई क्षेत्र भारत में मिलाया जाएगा तो उसके लिए किस अनुच्छेद के द्वारा मिलाया जाएगा, अनुच्छेद 2 के द्वारा मिलाया जाएगा। चाहे वो क्षेत्र मिला करके नए राज्य का निर्माण कर दिया जाए या उसके सीमा में परिवर्तन कर दिया जाए जिस स्टेट में शामिल किया जाए, या किसी नए राज्य की स्थापना कर दी जाए। इस प्रकार से अनुच्छेद 2 में किसका वर्णन है, जो भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर कोई क्षेत्र हो उसको अगर भारत में हम शामिल करें तो किस अनुच्छेद के द्वारा शामिल कर सकते हैं, अनुच्छेद 2 के द्वारा शामिल कर सकते हैं। अब अनुच्छेद 2 के विषय में और हम अगर देखें तो इसको शामिल कौन करेगा, संसद करेगा। संसद को ही किसी राज्य के सीमा अथवा क्षेत्र में परिवर्तन करने, उसके नए राज्य के निर्माण करने या उसकी स्थापना करने या उसके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है, संसद को है। वो भी संसद केवल साधारण विधेयक के द्वारा, साधारण बहुमत के द्वारा ही किसी भी चीज़ का परिवर्तन कर सकती है राज्य के अंदर। तो अनुच्छेद 2 के द्वारा अगर परिवर्तन किया जाएगा इसके लिए भी साधारण बहुमत की ज़रूरत होगी, विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसके बाद हम बात करें तो अनुच्छेद 2 के बाद इसी से संबंधित है अनुच्छेद 2A। अनुच्छेद 2A का संबंध किससे है, सिक्किम राज्य से है। अनुच्छेद 2A का संबंध किससे है, सिक्किम राज्य से है। सिक्किम राज्य जो है वो पहले भारत में शामिल नहीं था, ये स्वतंत्र देशी निकाय था, मतलब भारत के बाहर था पहले। इसको इंदिरा गांधी की इस समय सरकार थी और इसको कब, 1975 में इसको एक समझौते के द्वारा शामिल कर लिया गया। और पहले उसे वहाँ के राजा ने कहा कि हमें सह राज्य का दर्जा दीजिए। किसका दर्जा दीजिए, सह राज्य का दर्जा दीजिए, मतलब हम आंशिक रूप से आपसे जुड़े रहेंगे, बाकी सारे काम हम अपने अनुसार ही करेंगे। तो ये सह राज्य शब्द को किसके द्वारा जोड़ा गया, 35वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। अगर हम ये सोचें कि ये तो संविधान संशोधन हुआ, अभी हमने बताया कि ये साधारण विधेयक द्वारा पारित होता है, इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होती है। तो हमने एक नया शब्द जोड़ा, सह राज्य शब्द, इसके लिए संविधान संशोधन हुआ था। जो हमने नया शब्द जोड़ा था सह राज्य अपने संविधान में, इसके लिए 35वां संविधान संशोधन हुआ। तो अगर प्रश्न में आएगा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया, तो 35वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया, तथा 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब कहा गया कि भैया अब हमको पूर्ण राज्य बना दो,
अब हम सह राज्य के रूप में नहीं रहेंगे, तो उनको पूर्ण राज्य फिर से परिवर्तित करने के लिए फिर संविधान संशोधन करना पड़ा। कौन सा? 36वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा सह राज्य शब्द को हटाकर फिर से पूर्ण राज्य शब्द का उल्लेख कर दिया गया। ये दोनों संविधान संशोधन कब हुए? 1975 में हुए। याद में रहे, बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि सिक्किम राज्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 2A में। इससे संबंधित सह राज्य का दर्जा कब दिया गया इसको? 1975 में 35वें संविधान संशोधन द्वारा। पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 36वें संविधान संशोधन द्वारा। और इसी तरीके से एक राज्य है गोवा। गोवा को भी भारत में 1961 में सम्मिलित किया गया। 1961 में सम्मिलित किया गया। गोवा पर किसका कब्जा था? पहले पुर्तगालियों का कब्जा था। बात करें पुर्तगालियों के, तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए भी थे और उसके बाद सबसे बाद में पुर्तगाली ही भारत से गए। कौन कौन आए? पुर्तगाली सबसे पहले आए, फिर उसके बाद डच आए, फिर उसके बाद ब्रिटिश आए, फिर उसके बाद फ्रांसीसी आए। इस प्रकार से सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और उसके बाद सबसे लास्ट में पुर्तगाली गए। तो इस पे पुर्तगालियों का कब्जा रहा गोवा में। लेकिन 1961 में गोवा को कहाँ मिला लिया गया? भारत में शामिल कर लिया गया। इस तरीके से हमने अनुच्छेद 2 के विषय में देखा। अनुच्छेद 2 में क्या है? अनुच्छेद 2 में अगर कोई विदेशी क्षेत्र है या भारत के बाहर का क्षेत्र है उसको शामिल करना हुआ तो किसके द्वारा शामिल करेंगे? अनुच्छेद 2 के द्वारा। और कौन शामिल करेगा? संसद शामिल करेगी। अब हम बात करें अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 3 में किस चीज़ का वर्णन है? अनुच्छेद 3 कहता है कि अगर भारत के अंदर, अनुच्छेद 3 कहता है कि अगर भारत क्षेत्र के अंदर कोई परिवर्तन करना हो, आंतरिक क्षेत्र में कोई परिवर्तन करना हो, चाहे उसके नाम में परिवर्तन करना हो, चाहे उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, या नए राज्य की स्थापना करना हो, नए राज्य की स्थापना करना हो, तो किस अनुच्छेद द्वारा होगा? अनुच्छेद 2 द्वारा। कौन करेगा? संसद। अनुच्छेद 3 में क्या बताया गया है कि अगर भारत के अंदर के क्षेत्र में अगर कोई परिवर्तन करना हुआ उसके लिए किस अनुच्छेद की जरूरत होगी? अनुच्छेद 3 की जरूरत होगी। जैसे हम कह दें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य को उसके सीमा में परिवर्तन करना है, तो उसके लिए किस संविधान संशोधन किस अनुच्छेद की जरूरत पड़ेगी? अनुच्छेद 3 की जरूरत पड़ेगी। और ये संविधान में परिवर्तन करेगा कौन? संसद। किसके किसके क्षेत्र में? नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, नए राज्य के निर्माण कर सकती है। कौन? संसद। अब हम अनुच्छेद 4 की बात करें। अनुच्छेद 4 कहता है कि अगर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करो या नए राज्य की स्थापना करो या किसी बाहरी क्षेत्र को अर्जित करो तो किसी संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होगी। कहने का मतलब साधारण विधेयक से ही पारित हो जाएगा। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है कि अगर अनुच्छेद 2 और 3 के द्वारा कोई परिवर्तन किया जाएगा तो इसके लिए किसी भी संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर हम अपने क्षेत्र को किसी दूसरे देश को देते हैं, जैसे हम बांग्लादेश को अपना कोई क्षेत्र दें या किसी अन्य देश को अपना क्षेत्र कोई देते हैं, तो उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत होगी। बात समझ में आई? हमने कहा कि अगर मान लीजिए ये मेरा भारत है और भारत के किसी इतने क्षेत्र को हमको देना है दूसरे देश को, तो हमें संविधान संशोधन की जरूरत होगी। लेकिन अगर हम किसी क्षेत्र को लेते हैं भारत में तो संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होगी। किसी क्षेत्र को अगर हम देते हैं तो संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होगी। जैसे बांग्लादेश को हमने अपना क्षेत्र दिया 100वें संविधान संशोधन के द्वारा। इस प्रकार से हम लोग चारों अनुच्छेदों को अच्छे से देख लिए। एक बार चारों अनुच्छेदों को फिर से देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 1 में बताया गया कि भारत राज्यों का संघ होगा, कि कोई भी राज्य चाहे भारत से अलग नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 2 में हमने बताया कि भारत के बाहर के जो क्षेत्र होंगे उनसे अगर हम अपने भारत में किसी क्षेत्र को सम्मिलित करते हैं तो उसके लिए किसमें प्रावधान है? अनुच्छेद 2 में प्रावधान किया गया है कि भारत के बाहर के क्षेत्र को या विदेशी क्षेत्र को किस प्रकार से भारत में मिला सकते हो। अनुच्छेद 3 में किसका वर्णन है? भारत के अंदर के ही क्षेत्र में अगर
हम कोई परिवर्तन करना चाहें तो उसके लिए किसकी ज़रूरत होगी? उसके लिए हमको अनुच्छेद 3 की ज़रूरत पड़ेगी। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? भारत के राज्य क्षेत्र में अगर कोई परिवर्तन करना हुआ तो उसके लिए साधारण विधेयक की ज़रूरत होगी, ना कि विशेष विधेयक की ज़रूरत होगी। साधारण विधेयक द्वारा ये पारित हो जाएगा, साधारण बहुमत द्वारा ये पारित हो जाएगा, इसके लिए विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन हमने बताया कि अगर अपने क्षेत्र को किसी दूसरे देश को देना हो तो उसके लिए संविधान संशोधन की ज़रूरत होती है। जैसे बांग्लादेश को हमने दिया 100वें संविधान संशोधन द्वारा, या किसी भी देश को अगर अपना क्षेत्र हम देंगे तो उसको संविधान संशोधन के द्वारा देंगे। और किसी भी राज्य क्षेत्र में अगर परिवर्तन करना हुआ तो कौन करेगा? संसद। ये विशेष रूप से याद करें, संसद, लोकसभा पारित करेगा, राज्यसभा पारित करेगा, राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा, तब कोई क्षेत्र दिया जा सकता है, नहीं तो नहीं दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं, इसी से संबंधित कुछ आयोग गठित हुए थे। बाद में चर्चा होने लगी, जब मूल संविधान हमारा बना हुआ था, मूल संविधान में कहा गया कि भारत को 4 भागों में बांटा गया। भारत के राज्यों को कितनों भागों में बांटा गया? 4 भागों में, A, B, C, D आएगा। मूल संविधान में भारत के राज्यों को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? A, B, C, D या का, खा, गा, घा। हिंदी में का, खा, गा, घा, इंग्लिश में A, B, C, D। अब हम बात करें A में, इसमें देसी रियासतें उस समय पे क्या थी? पहले देसी रियासतें थी, देसी रियासतें थी, देसी रियासतों को शामिल किया गया। तो ए में कितने देसी रियासतों को शामिल किया गया? 9 देसी रियासतों को शामिल किया गया। बी में कितने देसी रियासतों को शामिल किया गया? इसमें भी 9 देसी रियासतों को शामिल किया गया। डी में कितने देसी रियासतों को शामिल किया गया? इसमें 10 देसी रियासतों को शामिल किया गया। और सी में 10 और डी में 1 देसी रियासतों को शामिल किया गया। अब हम देखते हैं ए में कौन से क्षेत्र शामिल किए गए। ए में जो ब्रिटिश प्रांत के क्षेत्र थे, जिन पे ब्रिटिश शासन था, कौन से शासन? ब्रिटिश शासन के क्षेत्र को किस में रखा गया? जहां पर ब्रिटिश शासन का क्षेत्र था, ब्रिटिश प्रांतों पर किस में रखा गया? ए में। ए में कितने इकाई थे? ए में 9 इकाई थे। बी में किसको रखा गया? बी में जो शाही शासन था, जहां पर राजा रानी का कॉन्सेप्ट था, वहां के क्षेत्र को किस में रखा गया? शाही क्षेत्र को रखा गया बी में। सी में किसको रखा गया? जहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त का जो भारत में ब्रिटिश मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जहां जहां पर हुई थी, जो क्षेत्र था उनका किसका? मुख्य चुनाव आयुक्त का जो क्षेत्र था, आयुक्त का क्षेत्र, इस पे कितने थे? कितने इकाई? 10 इकाई। और ये एक क्या है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। हमने देखा कि मूल संविधान में भारत के राज्यों को 4 भागों में बांटा गया, A, B, C, D। ए में 9 इकाई रखी गई, बी में 9 इकाई, डी में 10 इकाई, सी में 10 इकाई और डी में 1 इकाई। जो ए था उसमें कौन थे? ब्रिटिश प्रांतों पर जहां शासन था, जहां पर ब्रिटिश प्रांतों का शासन था, ब्रिटिश शासकों का शासन था, उसको ए में रखे। बी में जहां पर शाही शासन था, उसको बी में रखे। सी में जहां पर मुख्य आयुक्त के शासन था, वो उसको किस में रखे? सी में रखे। डी में किसको रखे? अंडमान निकोबार जैसे केंद्र शासित प्रदेशों को कहाँ रखा गया? डी में रखा गया। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन बाद में इसे समाप्त भी किया गया। इसी के सुधार के लिए एक आयोग गठित हुआ, कौन सा? एसके धर आयोग। कौन सा आयोग? एसके धर आयोग। एसके धर आयोग का गठन किस लिए हुआ? एसके धर आयोग कब गठित हुआ? 1948 में। 1948 में एसके धर आयोग का गठन हुआ, क्योंकि उस समय जनता प्रांतों के देसी रियासतें जो थी वो बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गई और लोगों की मांग होने लगी कि अब प्रांतों का गठन किया जाए, वो भी किस आधार पर? भाषा के आधार पर। याद रहे कि प्रांतों का गठन किस आधार पर करने की बात हो रही थी? भाषा के आधार पर। तो इससे संबंधित एक आयोग गठित किया गया, एसके धर आयोग। एसके धर आयोग 1948 में गठित हुआ। इसने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा,
भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। इसने कहा कि राज्यों का गठन प्रशासनिक ढांचे के आधार पर होगा, ना कि भाषा के आधार पर होगा। किसके आधार पर होगा? प्रशासनिक ढांचे के आधार पर होगा, ढांचे के आधार पर होगा। अच्छा, इसने 1948 में अपनी रिपोर्ट दे दी, 19 दिसंबर 1949 में अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी। 1949 में जब ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जनता फिर भी असंतुष्ट थी। इसके लिए फिर 1949 में एक कमेटी फिर बनी, कौन सी? जेबीपी समिति। कब? 1949 में। 1949 में जेबीपी समिति में कौन कौन शामिल थे? जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, बी फॉर वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, और पी फॉर पुट्टभी रमैया, पी फॉर पुट्टभी रमैया। 3 लोग सम्मिलित थे। पुट्टभी रमैया किस में सम्मिलित थे? पुट्टभी रमैया। ये तीनों जो मिल करके एक गठन किया और बताया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं हो सकता। इन्होंने भी कहा कि भाषा के आधार पर नहीं हो सकता, लेकिन इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1950 में। 1950 में इनके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद 1952 में आंध्र प्रदेश में एक कांग्रेसी नेता थे, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था श्री रामल्लू, पोट्टी श्री रामल्लू। क्या नाम था? आंध्र प्रदेश में पोट्टी श्री रामल्लू, पोट्टी श्री रामल्लू, पोट्टभी श्री रामल्लू। ये कैसे थे? कांग्रेसी नेता थे। सब क्वेश्चन पूछा गया है। ये किस दल से सम्मिलित थे? कांग्रेस से सम्मिलित थे, कांग्रेसी नेता थे। कौन? पोट्टभी श्री रामल्लू। इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। ये तेलुगु भाषा चाहते थे कि तेलुगु भाषा के आधार पर एक अलग राज्य का गठन किया जाए, और ये आमरण अनशन पर बैठ गए और 56 दिन के उपवास के बाद इनकी मृत्यु हो गई। कितने दिन के उपवास के बाद? 56 दिन के उपवास के बाद पोट्टी श्री रामल्लू की मृत्यु हो गई। उसके बाद पूरे भारत में अफला तफली मच गई, जिसके कारण एक कमेटी फिर से गठित की गई 1953 में। 1953 में जो कमेटी गठित की गई उसका नाम क्या था? फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? 1953 में बना, या फजल अली आयोग भी उसी को बोलते हैं। ये त्रिस्तरीय थी, त्रिसदस्यीय थी। कितने? त्रिसदस्यीय। इसमें 3 सदस्य शामिल थे। कौन कौन से तीनों सदस्य? ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि तीनों सदस्य कौन कौन से थे। तो चलिए देख लेते हैं। एक तो फजल अली थे जो अध्यक्ष थे। फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। और 2 कौन और सम्मिलित थे इसमें? एक एच.एन. कुनरू सम्मिलित थे। एच.एन. कुनरू सम्मिलित थे, मतलब हृदय नारायण कुनरू सम्मिलित थे। और कौन सम्मिलित थे? के.एम. पडिक्कर। के.एन. पडिक्कर भी इसमें सम्मिलित थे। के.एन. पडिक्कर भी इसमें सम्मिलित थे। एच.एन. कुनरू, के.एन. पडिक्कर, फजल अली, ये तीनों सम्मिलित थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट का प्रस्तुत की 1953 में, तो ये इनका गठन किया गया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की। 1955 में अपनी रिपोर्ट जब प्रस्तुत की, उस रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि राज्यों का जो राज्य निर्माण किया जाए उसका मुख्य आधार तो भाषा ही रखा जाए। लेकिन इन्होंने कहा एक राष्ट्र एक भाषा के सिद्धांत नहीं फॉलो किए जाएंगे, उसे अस्वीकार कर दिया। क्या? एक राष्ट्र एक भाषा के सिद्धांत को, एक राष्ट्र एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। क्या? एक राष्ट्र एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। इन्होंने कहा कि मुख्य आधार तो भाषा ही रखा जाएगा, लेकिन एक राष्ट्र के लिए एक ही भाषा होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे देश में
विभिन्नताएं जगह जगह पर है। और इन्होंने कहा कि भाषा को ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाएगा, प्रशासनिक दृष्टिकोण को भी देखा जाएगा और उसकी भौगोलिक परिस्थिति को भी देखा जाएगा। इन सबको देखने के बाद किसी राज्य का निर्माण किया जाएगा। तो इस प्रकार से फजल अली आयोग के रिपोर्टों को स्वीकार करते हुए 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया कब? 1956 में आया राज्य पुनर्गठन अधिनियम। अब थोड़ा सा और इसमें देख लें। फजल अली आयोग ने कहा कि 16 राज्यों तथा 3 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया जाए। कितने केंद्र शासित प्रदेशों का? 3 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया जाए। आएगा प्रश्न, फजल अली आयोग ने कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश की बात की थी? 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन 1956 में जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, इसमें कितने राज्य बने? 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश। 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश किसके द्वारा बनाए गए? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा। और इसी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा गठित हुआ? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई? 1956 में। प्रश्न आएगा, तेलुगु भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। या आंध्र प्रदेश किस भाषा के आधार पर बना? तेलुगु भाषा के आधार पर। और प्रश्न आएगा कि आंध्र प्रदेश से संबंधित कांग्रेसी नेता कौन थे? पट्टभी श्री रामल्लू संबंधी थे। इस प्रकार से आप लोगों ने राज्यों का पुनर्गठन के विषय में अच्छे से अध्ययन किया। और अब वर्तमान में बात करें तो कितने राज्य हैं? 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे भारत में हैं। और आज आप लोग संघ और उसके राज्य क्षेत्र के विषय में अच्छे से पढ़ लिए हो। इससे ज़्यादा आप लोगों से किसी भी एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। बस आप लोग राज्यों की स्थापना कब हुई, जितने भी राज्य हैं उनकी स्थापना के डेट को नहीं याद करना है, केवल उनके सन को याद कर लेना कि राज्य की स्थापना कब हुई। बस इतना याद करना है आप लोगों को, उसे याद कर लेना। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं याद करना है, इसी से सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।